हेलो बच्चों, भौतिक विज्ञान के तीसरे चैप्टर में अब हमारे सिर्फ दो ही टॉपिक शेष रहे हैं जो दोनों द्विध्रुव से संबंधित हैं। एक है द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य और एक है द्विध्रुव को लाने में किया गया कार्य, यानी द्विध्रुव की स्थिति जुड़। दोनों को हम आज समझेंगे। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर कि किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। हम जानते हैं कि हमें कार्य क्यों करना होता है। हमें कार्य तब करना होता है जब पहले से कोई बल लग रहा होता है। ये बात हमने कार्य में सीखी। यदि इस क्षेत्र में कोई पहले से बल उपस्थित है तो किसी भी वस्तु को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य करना पड़ेगा। यानी मैं यहां मान लूं विद्युत क्षेत्र है तो आवेश को यहां से यहां तक ले जाने में कार्य करना पड़ेगा और वो कार्य इसकी स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाएगा। लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो द्विध्रुव से संबंधित है और द्विध्रुव जो होता है जिसमें दो आवेश होते हैं, एक आवेश ऋणात्मक और एक आवेश धनात्मक। और हम जानते हैं, हमने इस टॉपिक को पढ़ा है जिसमें हमने सीखा था कि दोनों आवेशों में धनात्मक आवेश पर बल इधर और ऋणात्मक आवेश पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत बल लगेगा, इधर विद्युत क्षेत्र मान लो, और परिणाम स्वरूप ये द्विध्रुव को घुमाने का कार्य करेगा। यानी द्विध्रुव जब विद्युत क्षेत्र में होता है तो उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है और वो बल आघूर्ण घुमाने का कार्य करता है। बल आघूर्ण की प्रवृत्ति घूर्णन है, जबकि बल की प्रवृत्ति रैखिक गति है। जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वो रेखीय गति करता है, स्थानांतरीय गति करता है, सरल रेखा में गति करता है। लेकिन जब बल आघूर्ण लगता है तो उसी वस्तु में घूर्णन गति प्रारंभ हो जाती है। तो यहाँ जो कार्य होगा वो घूर्णन से संबंधित होगा। और ये बात मैं बता दूं कि कार्य जो होता है बल और विस्थापन का दिश गुणनफल गुणनफल है, लेकिन अगर यहाँ है घूर्णन से संबंधित, बल आघूर्ण से संबंधित, तो कार्य जो होगा वो बल आघूर्ण गुणा कोणीय विस्थापन होगा। बल के साथ बल गुणा विस्थापन है और घूर्णन में जब बल आघूर्ण लग रहा है तो बल आघूर्ण गुणा कोणीय विस्थापन है, जो आपने 11th में सीखा है। उसको आप फिर से देख ले यदि आवश्यकता हो तो मैं पहले ले लेता हूं कि दो आवेश हैं। मान लेता हूं कि यहां पर एक विद्युत क्षेत्र है जिसकी दिशा ये है, ये एक विद्युत क्षेत्र है। एक समान विद्युत क्षेत्र ले रहे हैं, असमान नहीं है। तो ये एक समान विद्युत क्षेत्र है जिसकी दिशा दिखाई गई अनुसार है। अब इस विद्युत क्षेत्र में कोई द्विध्रुव स्थित है। ये रहा एक द्विध्रुव और द्विध्रुव को मैंने इस प्रकार लिया है कि इसका द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र की दिशा में है। अभी ये मैं लेके चल रहा हूं ताकि एक स्थायी साम्य की स्थिति हमें मिले, क्योंकि इस पर बल जो लगेगा विद्युत क्षेत्र के कारण, याद रखें धनावेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में और ऋणावेश पर बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो इस पर बल इधर लगेगा, इस पर बल इधर लगेगा और दोनों बलों की क्रिया रेखा एक होगी तो दोनों बल परस्पर निरस्त हो जाएंगे, परिणामी बल शून्य होगा। और इसलिए भी ये स्थायी संतुलन की अवस्था में है, बल आघूर्ण भी इस पर नहीं लग रहा है। बच्चों, अब मुझे करना क्या है कि मुझे इस द्विध्रुव को घुमा के इस स्थिति में लाना है। इस A बिंदु के -q को A' पर लाना है और B बिंदु के +q को मुझे B' पर लाना है। ये करना है और इस द्विध्रुव को इस तरह से घुमाने में किया गया कार्य ज्ञात करना है। ये मेरा उद्देश्य है, यानी ये प्रश्न है। तो मैं लिखूं यहां कि माना किसी एक समान विद्युत क्षेत्र E में एक द्विध्रुव इस प्रकार स्थित है, कि द्विध्रुव आघूर्ण P और विद्युत क्षेत्र E परस्पर समांतर है। इस द्विध्रुव को
यानी इसे ए बी स्थिति से थीटा कोण घुमाकर, या पुस्तक में आपके थीटा 0 लिखा है तो मैं थीटा 0 लिख दूं, थीटा 0 कोण घुमाकर ए डैश बी डैश स्थिति में लाना है तथा कार्य की गणना करनी है, कार्य की गणना करनी है। कैसे करेंगे कार्य की गणना, कैसे करेंगे? क्यों? क्योंकि जब हम इसको घुमाते जाएंगे, थोड़ा सा ही घुमाएंगे तो इस पे क्या होगा, बल आघूर्ण लगेगा जो इसको घुमाकर क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करेगा। कितना बल आघूर्ण लगेगा? P क्रॉस E, यानी PE साइन थीटा। और जब घुमाते जाएंगे तो थीटा बढ़ता जाएगा, यानी बल आघूर्ण बढ़ता जाएगा, परिवर्तित होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और इसलिए कार्य भी बढ़ता जाएगा। यानी जो यहाँ बल आघूर्ण लगेगा वो परिवर्ती बल आघूर्ण होगा। और आपने सीखा है परिवर्ती बल यदि हो तो कार्य कैसे ज्ञात करते हैं। तो हम किसी अल्प विस्थापन के लिए कार्य ज्ञात कर फिर उसका समाकलन प्राप्त करते हैं सीमाएं लगाकर, जब परिवर्ती बल होता है। और इसलिए यहां पर भी हम यही करेंगे, क्योंकि बल आघूर्ण परिवर्तित हो रहा है, इसलिए पहले अल्प विस्थापन के लिए हम कार्य ज्ञात करेंगे और उसके बाद में हम समाकलनों का प्रयोग करके कुल कार्य ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने इसको यहां से घुमाना प्रारंभ किया, घुमा रहा हूं, और घुमाते समय भी यही ध्यान रखना है कि वो गतिज ऊर्जा वाला मैटर है, परिवर्तित नहीं होनी चाहिए, गतिज ऊर्जा परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। तो मैं इसको घुमा रहा हूं और हर स्थिति में कार्य अलग अलग है, तो मैं पहले इसको किसी एक विशेष स्थिति में ले लेता हूं, किसी एक विशेष स्थिति में मान लेता हूं। और वो मान रहा हूं मैं कि मान लो घुमाते हुए मैं यहां तक आ गया, इस जगह पर आ गया, CD पर आ गया, जिस समय इसका कोण है वो थीटा है, क्योंकि कोण बदलेगा तो कोण बदलने के साथ बल आघूर्ण बदलेगा। और इसलिए प्रारंभ में मैंने यहां मान लिया है कि घुमाते 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 मैं किसी थीटा कोणीय स्थिति पर आ गया हूं, और इस थीटा कोणीय स्थिति पर मैं देखूंगा कि बल आघूर्ण कितना लग रहा है। तो लिखूं मैं कि हम द्विध्रुव को ए बी स्थिति से ए डैश बी डैश की ओर धीरे धीरे घुमाना प्रारंभ करते हैं, घुमाना प्रारंभ करते हैं, तथा किसी थीटा कोणीय स्थिति पर विचार करें, थीटा कोणीय स्थिति पर विचार करें तो द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण कितना लगेगा, तो बराबर P क्रॉस E, यानी PE साइन थीटा। क्यों निकाला? क्योंकि जब मैं कार्य ज्ञात करूंगा तो प्रारंभ में मैंने बताया कि कार्य ज्ञात करने के लिए मुझे जो है बल आघूर्ण और कोणीय विस्थापन लेना होगा। तो मैंने देख लिया कि इस स्थिति में बल आघूर्ण इतना लग रहा है, अब इसको मैं अल्प कोणीय विस्थापन देता हूं, अल्प कोणीय विस्थापन यहां दे रहा हूं। ये थोड़ा सा मैंने इसको घुमाया, अल्प कोणीय विस्थापन दिया कितना, डी थीटा। इस अल्प कोणीय विस्थापन में कार्य ज्ञात करूंगा, क्योंकि जब मैंने यहां सीडी स्थिति यानी थीटा कोणीय स्थिति से अल्प कोणीय विस्थापन देना प्रारंभ किया, उस समय बल आघूर्ण इतना लग रहा था, और ये कोणीय जो विस्थापन है अल्प कोणीय विस्थापन डी थीटा, ये इतना अल्प में मान के चल रहा हूं कि इतना घुमाने पर भी बल आघूर्ण बदलेगा नहीं। तो मैं लिखूं यदि इस स्थिति से डी थीटा अल्प कोणीय विस्थापन दिया जाए, कोणीय विस्थापन
दिया जाए तो कार्य करना पड़ेगा। कितना कार्य? और हम जानते हैं कार्य होगा जो बल आघूर्ण गुणा कोणीय विस्थापन। बच्चों, जब आप केवल बल के कारण कार्य ज्ञात करते हैं तो लेते हैं बल इंटू विस्थापन, और जब घूर्णन की स्थिति होती है तो बल के स्थान पर कौन काम करता है? बल आघूर्ण काम करता है, और विस्थापन के स्थान पर क्या होता है? कोणीय विस्थापन होता है। इसलिए मैं ये दोनों पॉइंट ले रहा हूं। तो कार्य जो संपन्न होगा इस बल कितना लगेगा? बल आघूर्ण है, सॉरी, बल आघूर्ण कितना लगेगा जो हमने समीकरण 1 में लिख दिया, टॉ इंटू डी थीटा। अब इसकी वैल्यू रख दे आप, तो W बराबर जो है अल्प कार्य है PE साइन थीटा एंड डी थीटा। क्योंकि ये अल्पकोणीय विस्थापन में किया गया कार्य है, इसलिए इस कार्य के परिमाण को भी मैं अल्प ले रहा हूं, इसलिए क्या प्रयोग करूंगा? DW। अब ये हमने कर दिया कि इस अल्प कोणीय विस्थापन में इतना कार्य करना पड़ेगा, लेकिन हमें तो यहां से यहां तक AB से A डैश B डैश तक यानी थीटा कोण घुमाने में कार्य ज्ञात करना है। तो अब मैं इसका समाकलन कर दूं, तो मैं लिखूं अतः द्विध्रुव को थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर थीटा 0 तक घुमाने में संपन्न कुल कार्य कितना निकलेगा? दैट इज DW, और ये बन गया PE साइन थीटा एंड डी थीटा। कहां से कहां तक घुमाने में? 0 से थीटा 0 कोणीय स्थिति तक घुमाना। अब बिल्कुल सिंपल है, आगे सॉल्व कर ले, गणित है आगे। W बराबर हम जानते हैं समाकलन में जो कांस्टेंट राशियां होती हैं वो बाहर निकल जाती हैं, इसलिए मैंने आपको कहा ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, तो ये विद्युत क्षेत्र एक समान है, बाहर निकल गया। और द्विध्रुव जो लिया है हमने उसमें 2 आवेश फिक्स है और डिस्टेंस फिक्स है, बदलेंगे नहीं, तो द्विध्रुव आघूर्ण भी समान है। तो ये हो गया साइन थीटा एंड डी थीटा। अब आप पढ़ चुके हैं साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, दैट इज माइनस कॉस थीटा। तो W बराबर PE एंड माइनस कॉस थीटा। आपने देखा साइन थीटा को थीटा के सापेक्ष, डी थीटा मतलब थीटा के सापेक्ष क्या किया? समाकलन किया। तो ये तीनों का काम हो गया, लेकिन सीमाएं कहीं नहीं गई और सीमाएं यहां रह गई। जाएंगी कैसे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से। तो ये बन जाएगा, मैं माइनस इसका आपको तो बाहर निकाल के काम कर लूं, तो W बराबर मैंने पहले ही माइनस को बाहर ले लिया जिससे दिक्कत नहीं आए। तो अपर लिमिट इट इज कॉस थीटा 0 माइनस कॉस लोअर लिमिट 0। अभी माइनस वापिस अंदर डाल दूं, तो ये बन गया आपके W बराबर PE, ये माइनस अंदर लिया तो ये पॉजिटिव हो गया cos 0, एंड cos 0 इज 1 माइनस cos थीटा 0। बच्चों cos थीटा 0 इधर आ गया, माइनस के साथ लिखते हैं। तो ये है किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। कितने कोण से घुमाया? थीटा 0। जो भी कोण है इसकी वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, और ये चीजें हमें पहले से ज्ञात होंगी, क्योंकि ये तो दिया गया है कि विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव है, एक समान विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव है जिसका कोई द्विध्रुव आघूर्ण P है। इसका मतलब उसका हमें Q भी ज्ञात है, आवेश भी ज्ञात है, और उनके दोनों के बीच की डिस्टेंस भी ज्ञात है, इसलिए ये हमें पूरा ज्ञात है। अब मैं यहाँ पर विशेष स्थितियां ले रहा हूं, तो विशेष स्थिति में मैं ये देखूंगा कि कितना घुमाऊं तो कितना कार्य संपन्न होगा। तो पहली स्थिति ले रहा हूं, यदि थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर 90 तक घुमाया जाए, तो मैं पहली स्थिति को थीटा 1 लिख रहा हूं, दूसरी स्थिति को थीटा 2 लिख रहा हूं। 90 तक घुमाया जाए तो कार्य कितना होगा? W बराबर PE 0 तो है। अब यहां से देखें cos 0 तो पहले से ही 0 लिया है, और थीटा 0 की जगह मैं क्या लिख दूंगा? 90। तो यहीं पे लगा देता हूं सीधा 1 माइनस cos 90।
और cos 90 की वैल्यू आप जानते हैं 0 हो गई, तो W जो बन गया इट इज PE। ये पहली स्थिति। अब यदि इसको 180 डिग्री घुमाया जाए, आप समझे इसको कि पहले इस स्थिति में था जो कि स्थायी साम्य की अवस्था है, और इसको यूं घुमा दिया 90 डिग्री, तो कितना कार्य करना पड़ा? PE। अब हम इसको 90 की जगह 180 घुमा दें, यानी दुगना घुमा दें उससे, तो हम समझ सकते हैं शायद दुगना कार्य करना होगा। देखते हैं इसको कितना होगा। आप पहले इसको नोट कर लें जिससे मैं इसको साफ कर सकूं। बच्चों, अब दूसरी स्थिति में मैं ले रहा हूं, यदि θ1 बराबर 0 से θ2 बराबर 180 तक घुमाया जाए, यानी हो तो क्या बनेगा? W बराबर PE1 माइनस cos θ0 दैट इज 180। आप देखें θ0 जो है हमने डेरिवेशन में θ2 लिया था बच्चों, और cos 180 की वैल्यू आप जानते हैं -1 होती है, तो इट इज PE1 माइनस, और इसकी वैल्यू हो गई -1, दिस माइनस माइनस प्लस मीन्स इट इज 2PE, तो W बराबर 2PE। हाँ, दुगना ही कार्य आया है। जैसा हम सामान्यतया सोच रहे थे कि 90 डिग्री में कार्य PE है तो 180 में दुगना होना चाहिए। इसी तरह से आप किसी भी स्थिति में रखकर कर सकते हैं, लेकिन यहां हमने जो θ1 माना है उसको 0 से लिया है, तो ये कोई आवश्यक नहीं है कि आप प्रारंभ में 0 इस साम्य स्थिति में है और फिर ही घुमा रहे हैं। हो सकता है मैं पहले से 90 पे हूं और फिर उसको 180 तक ले जाऊं, तो कैसा होगा? तो तीसरी स्थिति में लूंगा, यदि θ1 बराबर 90 व θ2 बराबर 180 हो, तो आप यहां क्या करेंगे? अब इसको आपको डेरिवेशन को यहां आना पड़ेगा, इसको इस तरह से लेना पड़ेगा कि W बराबर, देखें PE, ये 1 क्यों आया? 1 इसलिए आया था यहां पे क्योंकि ये प्रारंभिक स्थिति यानी θ1 0 था, तो मैं इसको यहां लिख दूं ऐसे cos θ1 और माइनस cos θ2। क्या था? θ2 जो था वो θ0 था, इसलिए θ0 की जगह मैं θ2 ले लेता हूं। तो किसी θ1 कोण से θ2 कोण तक घुमाना है तो कार्य के लिए ये सूत्र लेना पड़ेगा। ये तभी लेंगे हम जबकि हमें कह दिया जाए प्रारंभिक स्थिति 0 कोण पर है, यानी स्थायी साम्य की अवस्था में है। तो मैं लिखूं, यदि सीधा दूसरी स्थिति में ले लूंगा, θ1 से θ2 कोण तक घुमाया जाए तो कार्य कितना होगा? ये कार्य होगा। बच्चों, अब आप यहां पर कोई भी कोण लेकर कार्य की गणना कर सकते हैं, तो मैं लिखूं यदि θ1 90 हो, अब आप कर सकते हैं तो इसलिए मैं ये आपके ऊपर छोड़ दूं, ठीक है। और क्या बनेगा? W बराबर PE cos 90 माइनस cos 180, cos 90 अगेन 0 and cos 180 is -1 and therefore W बराबर PE it is 0 and -1, तो W बराबर PE। देखें सारी चीजें रिलेटेड है। कैसे कि 0 से 90 घुमाने में कार्य PE था, 0 से 180 घुमाया तो कार्य 2PE हो गया, डबल हो गया। यानी यहां से इतना घुमाया तो 90 घुमाया तो कार्य PE हुआ, फिर ले गए तो 2PE हो गया, यानी यहां से यहां जाने में PE हो गया, जो इस डेरिवेशन से भी हमें चीजें समझ में आ रही हैं। तो ये है बच्चों आज का टॉपिक, आप इसको नोट कर लें। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। चलते हैं अगले टॉपिक में बच्चों। अंतिम टॉपिक है इस चैप्टर का, और वो है कि विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव की स्थिति जुड़ जाए। विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थिति ऊर्जा। अब आप स्थिति ऊर्जा जब भी शब्द आता है तो ये समझ सकते हैं कि स्थिति ऊर्जा का मतलब है अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य, क्योंकि हम यहाँ विद्युत क्षेत्र से संबंधित प्रकरण ले रहे हैं। 11th में हमने
जो है गुरुत्वीय क्षेत्र से संबंधित प्रकरण लिए थे, तो सारे में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा लगा रहे थे। तो यहां पर हम इसको कहेंगे विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो एक्चुअल में ये विद्युत स्थितिज ऊर्जा है, जो कि क्लियर है पहले से ही। अब इस टॉपिक के बारे में जाने तो मान लेते हैं कि ये एक विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, और ये विद्युत क्षेत्र कहां तक है? अनंत तक है। मान लो ये एक अनंत है, मैं इसको इस तरह से नहीं दिखाकर सिंपली दिखा रहा हूं, ये है। और विद्युत क्षेत्र किस दिशा में ले लूं? तो विद्युत क्षेत्र में इस दिशा में ले लेता हूं, ये विद्युत क्षेत्र। और यहां रखा है एक द्विध्रुव, ये रखा है एक द्विध्रुव, 2a दूरी है, q आवेश है जो फिक्स है। विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा। अब इस विद्युत क्षेत्र में ये द्विध्रुव स्थित है, इसका मतलब इसकी स्थितिज ऊर्जा है। हमने पिछले टॉपिक में जब निकाय की स्थितिज ऊर्जा समझी थी, तो उसमें हमने ये कहा था कि प्रत्येक विद्युत क्षेत्र के साथ एक स्थितिज ऊर्जा संबद्ध होती है। तो इसका तात्पर्य था कि अगर उस विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई आवेश लाओगे तो कार्य करना पड़ेगा। अब ये द्विध्रुव इस विद्युत क्षेत्र में स्थित है, इसका तात्पर्य है कि इस द्विध्रुव को अनंत से यहां तक लाया गया है, और लाया गया है तो कार्य संपन्न हुआ है, और वही कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा में संचित है। तो अब हमें स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है द्विध्रुव की। इसका मतलब हमें ये विचार करना है कि हम इस द्विध्रुव को अनंत से यहां तक लेके आए, और मैं मान लेता हूं कि ये एक द्विध्रुव है, इसको ही मान लें आप। इसके जो रेड सिरा है इसको -q और इसको +q मान लें। हम इस द्विध्रुव को इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र में लाएंगे कि द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र की दिशा में बना रहे, और इसलिए द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होती है? -q आवेश से +q आवेश, यानी इस दिशा में, और विद्युत क्षेत्र भी हमने इस दिशा में लिया है। तो मैं इस तरह से इसको अंदर ला रहा हूं। अंदर लाने में मुझे कार्य करना पड़ेगा। अब सोचें, थोड़ा सा विचार करें कि मैं पहले अनंत पर हूं, यानी विद्युत क्षेत्र से बाहर हूं। अब मैं इस आवेश को, इस विद्युत द्विध्रुव को जैसे ही अंदर लाऊंगा, तो आप समझें पहले तो एक आवेश ही अंदर आएगा, दोनों आवेश एक साथ अंदर नहीं आ सकते। वो एक अलग स्थिति होगी जब हम सीधे सीधे ऐसे लाएं, तो उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। लेकिन पहले मैं इसको सीधे सीधे ऐसे लाऊं, भले कैसे ही लाओ, तो एक आवेश यूं आएगा, पहले एक ही आवेश आएगा, और जब एक आवेश आएगा तो उसके 2a दूरी चलने के बाद, क्योंकि इनके बीच की जो दूरी है वो 2a ली है, 2a दूरी चलने के बाद +q आवेश विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करेगा, और फिर उस 2a दूरी के बाद जो है +q आवेश पर कार्य संपन्न होगा। लेकिन 2a दूरी तक तो केवल -q आवेश के कारण ही कार्य होगा। ये एक पॉइंट था। अब इसमें दूसरा पॉइंट देखें। दूसरा पॉइंट ये है कि जब हम -q आवेश को चलाते हैं विद्युत क्षेत्र में, ऋणात्मक आवेश को, तो आप जानते हैं किया गया कार्य जो है ऋणात्मक होता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, एक मिनट के लिए कल्पना करें, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है। इधर क्यों है? क्योंकि यहां पर कहीं धनावेश है और उधर ऋणावेश। तो इधर धनावेश है, एक कोई ले लें, धनावेश है, और माइनस आवेश को लाऊंगा तो ये आकर्षण करेगा, यानी विद्युत बलों द्वारा ही कार्य होगा, बाह्य बलों द्वारा कार्य ऋणात्मक होगा। और धनात्मक आवेश को लाऊंगा तो धनात्मक आवेश जब आएगा तो प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य होगा, यानी कार्य धनात्मक होगा। तो सीधा सा पॉइंट है कि ऋणात्मक आवेश को लाने में किया गया कार्य, ऋणात्मक और धनात्मक आवेश को लाने में किया गया कार्य यहां धनात्मक होगा यदि विद्युत क्षेत्र की दिशा इस प्रकार है। तो अब जब मैं एक आवेश को लाऊंगा, -q को लाऊंगा, ये रेड वाला सिरा हमने -q आवेश माना था, तो मुझे कार्य करना पड़ेगा, वो कार्य ऋणात्मक होगा। लेकिन जैसे ही धनात्मक आवेश भी अंदर आ जाएगा, तो अब आप सोचें कि ऋणात्मक आवेश के लिए माइनस ऋणात्मक कार्य और धनात्मक आवेश के लिए धनात्मक कार्य, और दोनों आवेश समान, और बीच में दूरी अत्यल्प है, और इसलिए दोनों आवेश पर कार्य समान और परस्पर विपरीत दिशा में होने के कारण कुल कार्य शून्य हो जाएगा। तो जब दोनों आवेश भीतर आ जाएंगे विद्युत क्षेत्र के, तो फिर इसको लाने में कार्य शून्य रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि द्विध्रुव को हम अनंत से यहां तक ला रहे हैं, हमें कार्य करना पड़ेगा, वही कार्य स्थितिज ऊर्जा है। लेकिन जब इसको हम लाएंगे तो पहले तो -q आवेश आएगा, कार्य ऋणात्मक होगा, लेकिन जैसे ही धनात्मक आवेश को भी अंदर ले आएंगे
तो कार्य धनात्मक होकर नेट कार्य को शून्य कर देगा। और इसके बाद आप इसमें विद्युत क्षेत्र के इस समांतर दिशा में किधर भी जाए कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। तो एक बात स्पष्ट हुई कि कार्य केवल -q आवेश को 2a दूरी तक विद्युत क्षेत्र में चलाने में ही करना पड़ेगा। ये 2 पॉइंट है, इन दोनों पॉइंटों के आधार पर हम इस डेरिवेशन को कंप्लीट करते हैं। तो जानकारी क्या है हमारे पास जो जानकारी होती है उसको हम यहां माना करके लिख देते हैं। तो मैं लिखूं माना किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में, किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में, कौन सा विद्युत क्षेत्र? E में एक द्विध्रुव कैसा द्विध्रुव? जिसका द्विध्रुव आघूर्ण Q × 2a है, वही है। एक द्विध्रुव इस प्रकार स्थित है, इस प्रकार स्थित है कि P समांतर E, पिछले टॉपिक में भी यही लिया था, P समांतर E। इसकी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है, इसकी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। अर्थात यहां तक लाने में संपन्न कार्य ज्ञात करना है। बच्चों ये ना, अब जब हम लाएंगे तो हमने ये बात सीख ली, इसका फाइनली कंक्लूजन हमने निकाल लिया है कि हमें कार्य यहां तक लाने में केवल कितना करना पड़ेगा? -q आवेश को 2a दूरी चलाने तक, इतना ही कार्य करना पड़ेगा। तो मैं लिखूं कि हम जानते हैं -q व +q आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने पर या चलाने पर, दोनों को लाने के बाद की बात है, अंदर लाने के बाद की बात, लाने पर कार्य परस्पर विपरीत होकर निरस्त होते हैं। अतः द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा किस कार्य के तुल्य होगी? -q आवेश को 2a अतिरिक्त दूरी चलाने में संपन्न कार्य के तुल्य होगी। बच्चों सारी बातें अपन ने समझी डिटेल से है, और मैंने एग्जाम में कितना लिखना है उतना यहां लिख दिया है। ठीक है, अब वो कार्य आप ज्ञात कर लें। तो कार्य कैसे ज्ञात करेंगे? तो कार्य कितना हुआ? कार्य बराबर जो हमने चलाया है कार्य किसके बराबर? बल गुणा विस्थापन। बच्चों अब बल में कितना लूं? यहां बल कितना होगा? F बराबर QE। विद्युत क्षेत्र के कारण किसी आवेश पर कितना बल लगेगा? QE। चूंकि Q जो है ऋणात्मक है इसलिए मैं यहां पर -Q ले लूं। तो कार्य बना QE × 2a। बच्चों यहां Q × 2a को देखें आप तो आपको क्या मिलेगा? द्विध्रुव आघूर्ण है। अतः W बराबर जो हुआ
पी ई। और यही कार्य द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है, बच्चों कहलाता है। और इसलिए आप इसको लिख देंगे कि U पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल यानी द्विध्रुव, उसकी स्थितिज ऊर्जा हो गई माइनस पीई। टॉपिक खत्म। लेकिन इसमें हमने एक विशेष बात ध्यान रखी, क्या कि हम द्विध्रुव को सीधे सीधे ऐसे ला रहे हैं, ये मैंने पहले मान लिया था। और हमने ये मान रखा है कि द्विध्रुव तो बस इसी स्थिति में है, हमने ये नहीं माना कि द्विध्रुव इस स्थिति में है, इस स्थिति में है। अगर इस स्थिति में होता तो क्या होता? तो इस टॉपिक को अगर इस स्थिति में द्विध्रुव होता तो दो तरीके हैं टॉपिक को। एक तो आप विचार ही ऐसा करें, माइनस क्यू नीचे ले लिया प्लस क्यू, इस तरह से विचार करें कि इस तरह से ही लाए और फिर यही फॉर्मूला लगाकर थोड़ा सा विस्थापन यहां बदल जाएगा, डेरिवेशन हो जाएगा। लेकिन दूसरा जो हमारे पास तरीका है वो थोड़ा सरल है कि हमें द्विध्रुव को यूं लाने में किया गया कार्य ज्ञात करना है। हम कर क्या रहे हैं, ला पहले ऐसे रहे हैं, पहले ऐसे लाने में कार्य ज्ञात कर लिया जो कि इतना आया, और फिर इसको घुमाने में किया गया कार्य ज्ञात कर लेंगे जो हम पिछले टॉपिक में कर चुके हैं, और दोनों कार्यों को हम जोड़ देंगे। तो इस स्थिति में द्विध्रुव रखे होने पर कितना कार्य होगा यानी स्थितिज ऊर्जा होगी वो ज्ञात हो जाएगी। तो मैं अगला पॉइंट यही लूंगा, आप पहले नोट कर लें। बच्चों ये जो थी इसमें हमने द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के समांतर लिया है, यानी इस प्रकार से लिया था कि द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर है। अब मैं लूं यदि द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र के समांतर ना हो तो माना द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र से किसी थीटा कोणीय स्थिति पर है तो द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा को दो पदों में ज्ञात करेंगे, कैसे दो पद? पहला पद रहेगा समांतर लाने में किया गया कार्य, मतलब सीधे सीधे लाए, फिर घुमाने में किया गया कार्य। और फिर दूसरा आएगा द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो समांतर लाने में कार्य था वो आपने पढ़ा, क्या आया था? इट इज माइनस पीई। और घुमाने में कार्य था वो आपने पढ़ा कितना, पिछला ही टॉपिक सीख चुके हैं, पीई 1 माइनस कॉस थीटा। उसमें जीरो लिया था, थीटा जीरो लिया था, इसमें हम बस इतना ही ले रहे हैं। यहाँ सीधे थीटा 1 थीटा 2 नहीं लगाएंगे क्योंकि स्थायी साम्य से हम यहाँ जा रहे हैं, तो प्रारंभिक स्थिति थीटा ले रहे हैं। अतः द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, क्या बनी? U बराबर इट इज U1 प्लस U2। तो U बराबर U1 क्या है? माइनस पीई, और U2 क्या है? पीई 1 माइनस कॉस थीटा। बच्चों तो U बराबर माइनस पीई, ब्रैकेट हटाया तो पीई एंड माइनस पीई कॉस थीटा। आप देखेंगे ये पद कैंसिल हो गए, तो U बराबर हुआ माइनस पीई कॉस थीटा।
ये उस स्थिति में कार्य। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, u बराबर माइनस पी डॉट ई, ये सदिश निरूपण में, क्योंकि cos थीटा है तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो स्केलर प्रोडक्ट यानी अदिश गुणनफल होगा, और इसलिए प्राप्त राशि भी अदिश होनी चाहिए। तो हमें पता है स्थितिज ऊर्जा एक अदिश भौतिक राशि। बच्चों तो ये है इस थीटा कोण पे अगर कोई द्विध्रुव स्थित है तो कितनी स्थितिज ऊर्जा होगी। अब आप ये फाइनल सूत्र इसको लें। क्यों? अगर कोई कह दे तो कि भाई जीरो स्थिति में है तो क्या होगा, तो मैं स्थिति अलग अलग लेके दिखा दूं आपको। फिर स्थिति फर्स्ट, यदि थीटा बराबर 0 हो तो, अब हम कहें नहीं नहीं हमें तो उसी तरह से लाना है, केवल ऐसे ही लाना है, ऐसे नहीं घुमाना है, तो क्या करें? तो इसी में आप 0 रख दे, आपका वही काम हो जाएगा। तो तो u बराबर स्थितिज ऊर्जा बराबर माइनस पी ई कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू 1, तो u बराबर माइनस पी ई, फिर वही स्थिति आ गई। अब चूंकि यहां पर कोई नेट बल या नेट बल लागू नहीं लगेगा, इसलिए इसे हम स्थायी साम्याकी अवस्था कहते हैं। ये है स्थायी साम्यावस्था। बच्चों दूसरी स्थिति में रहूं, यदि थीटा बराबर 180 हो तो आप क्या करेंगे कि थीटा का मान 180 रख लेंगे, तो इट इज पी कॉस 180। और ये कुछ वैल्यू है जो आपको याद रखनी चाहिए। कॉस 180 की वैल्यू -1। जो बायो से जुड़े हुए बच्चे हैं उनको थोड़ी सी यहाँ पर उलझन होती है, तो हमें ज्यादा वैल्यू चाहिए भी नहीं है कि सारी टेबल याद करें। तो cos 180 की हमने -1 याद कर ली, cos 120 है -½ होती है, 1/2 होती है, आगे आएगी तो उसको हम चर्चा करेंगे। तो आपको याद रखना है, तो cos 180 की वैल्यू -1 है, तो u बराबर माइनस पी ई एंड -1 एंड देयरफॉर इट इज प्लस पी ई। यहां से इस स्थिति से ये माइनस को ले रहे हैं, इस स्थिति से इस स्थिति पर विचार करें तो इतना घुमाने में कार्य एक्स्ट्रा करना पड़ गया, यानी स्थितिज ऊर्जा इसकी बढ़ गई। और इसलिए अभी इसके पास स्थितिज ऊर्जा है, अधिक है। जब किसी वस्तु के पास स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है तो वो अधिक असाम्य की स्थिति में होती है। शून्य स्थितिज ऊर्जा होने पर वो स्थायी साम्य होता है, या न्यूनतम होने पर साम्य अधिक होता है। तो यहाँ जो ऋणात्मक मान आ रहा है ये न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा है, इसलिए इसको हमने स्थायी साम्य की अवस्था कही है। यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा बहुत अधिक है, सर्वाधिक है, और इसलिए इसको हम अस्थायी साम्य की अवस्था कहेंगे। हालांकि है ये साम्य की अवस्था ही। कैसे? विचार करें कि ये माइनस क्यू आवेश है, हमने किस तरह से लाए हैं द्विध्रुव को कि माइनस इधर है प्लस इधर है, तो ये माइनस आवेश है। इस पर बल किधर लगेगा? विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। इधर प्लस क्यू आवेश है, बल किधर लगेगा? इस दिशा में। दोनों बल एक दूसरे के बराबर हैं, विपरीत हैं, क्रिया रेखा सेम है, सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, और इसलिए नेट बल 0 हो गया। अब आप सोचें, इसको ऐसे घुमा दिया आपने 180 से, तो क्या होगा? तो ऋणात्मक आवेश ये है, इस पर बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत लगेगा। ये धनात्मक आवेश है, बल इधर लगेगा। अभी भी वो तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, और इसलिए ये है तो साम्य अवस्था में, लेकिन इसमें दिक्कत है, थोड़ी सी घुमाया नहीं, ये घूम के पूरा में प्रारंभिक स्थिति को प्राप्त करेगा। तो ये है साम्य ही, लेकिन इसको हम कहेंगे अस्थायी साम्य की अवस्था। यह अस्थायी साम्यावस्था की अवस्था कहलाती है। और थर्ड जो कंडीशन है वो है 90 डिग्री की, थीटा बराबर 90 डिग्री हो। अब आप सोचें, विशेष स्थिति थीटा बराबर 90 हो तो स्थितिज ऊर्जा क्या आएगा? u बराबर माइनस पी ई कॉस ऑफ 90, एंड कॉस 90 की वैल्यू तो आप पहले से जानते हैं। स्थितिज ऊर्जा कितनी प्राप्त हुई? 0। इसका मतलब भी आप समझ लें। तो हमने इसको तो माइनस माना, इसको प्लस माना। अब आप ये इस तरह से द्विध्रुव है,
तो हम कल्पना करेंगे कि द्विध्रुव को लाएं, और जैसे ही विद्युत क्षेत्र में लाया जाएगा द्विध्रुव को, तो दोनों ऋणात्मक और धनात्मक आवेश एक साथ प्रवेश करेंगे, और एक साथ प्रवेश करेंगे तो एक पर धनात्मक कार्य, एक पर ऋणात्मक कार्य, नेट कार्य 0। यानी इसको सीधे सीधे यहां तक ले जाएं तो हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, यानी उसकी स्थितिज ऊर्जा शून्य होगी। हालांकि इसको हमने ज्ञात यूं किया, यूं घुमाया, यूं घुमाया, तो नेट टोटल कार्य हमारे पास क्या आया, इसमें हमने cos 90 रख के इसको प्राप्त कर लिया। तो करना हमें इसी जगह से, हालांकि विचार करें तो फिर आप ऐसे विचार कर सकते हैं। नोट करें बच्चों। तो ये थे आज के 2 टॉपिक, और इन्हीं दोनों टॉपिकों के साथ आज का अध्याय 3 समाप्त हो गया, जिसमें हमने विद्युत विभव पर चर्चा करी। पूरी तरह से उसको समझने की कोशिश करी है, कोई भी पॉइंट इसमें छूटा नहीं है। यदि आपको ऐसा लगता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इस चैप्टर के कुछ आंकिक प्रश्न हैं, वो दिए हुए हैं, जिनको मैं अलग वीडियो में बना के सॉल्व करूंगा, आपको चीजों को समझाऊंगा। आज इतना ही, अगले वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू।